सभी को नमस्कार। वर्मा सर की क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत नर प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक के अंतर्गत आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा टॉपिक है टेस्टिस या वृषण की संरचना। वृषण की संरचना कैसी होती है, कितनी संख्या में होते हैं, कहां पर ये पाए जाते हैं और एक्सटर्नल और इंटरनल यानी बाह्य और आंतरिक संरचना में कौन कौन से इसके मुख्य भाग होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वृषण की संरचना। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं वृषण नर प्रजनन अंग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण या प्रमुख अंग के रूप में होते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जिनकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर और जिनका व्यास या चौड़ाई 1.50 सेंटीमीटर के आसपास होता है। डियर स्टूडेंट, वृषण देह गुहा से बाहर सेक्रोटल सेक में पाए जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर का तापमान कुछ अधिक होता है और सेक्रोटल सेक में होने से तापमान कुछ कम होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, जिसे हम शुक्राणुजनन भी कहते हैं, वह वृषण के अंदर ही संपन्न होती है और शुक्राणुजनन प्रक्रिया के लिए प्रायः शरीर के ताप से कम ताप की आवश्यकता होती है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वृषण देह गुहा के बाहर पाए जाते हैं, क्यों? तो देह गुहा के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है और शुक्राणुजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के लिए प्रायः देह गुहा के ताप से कम तापमान की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप हम देखते हैं वृषण या टेस्टिस देह गुहा के बाहर पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे सामने यहाँ पर 2 डायग्राम हैं। एक डायग्राम ए है, दूसरा डायग्राम बी है। ए डायग्राम हम देख रहे हैं वृषण की लंब काट को प्रदर्शित कर रहा है, वहीं बी वाला डायग्राम वृषण की अनुप्रस्थ काट को प्रदर्शित कर रहा है। डियर स्टूडेंट, ध्यान से डायग्राम देखिए। जो पहले वाला डायग्राम है इसमें हमने वृषण की लंब काट की पूरी इंफॉर्मेशन बतलाई हुई है। हम देखते हैं कि वृषण की जो सबसे बाह्य झिल्ली होती है, ये सबसे बाह्य झिल्ली, इसे पेरिटोनियम कहा जाता है और वृषण के अंदर वाली जो झिल्ली होती है वह ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाती है। यह ट्यूनिका एल्बुजिनिया वृषण के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, पदार्थ होता है, उसमें धसी हुई होती है। फलस्वरूप कई सेप्टम के बनने के कारण, कई पट बनने के कारण वृषण के अंदर कई कंपार्टमेंट या चेंबर उत्पन्न हो जाते हैं। इन कंपार्टमेंट के अंदर हम देखते हैं अनेक पतली पतली नलियों का जाल बिछा हुआ रहता है। इन नलियों को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक एक पतली नली निकलती है। इन पतली नलियों को वासा इफरेंशिया कहा जाता है। सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वृषण से बाहर निकलकर एक जाल बनाती है। इस जाल को रेटेटेस्टिस कहा जाता है। रेटेटेस्टिस वृषण के ऊपर एक जाल जैसी संरचना बना करके बाहर निकलता है जो इपिडिडाइमिस कहलाता है। इपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं। प्रारंभिक इपिडिडाइमिस को कापट इपिडिडाइमिस कहा जाता है, बीच वाले इपिडिडाइमस को कार्पस इपिडिडाइमस तथा निचले इपिडिडाइमस को काडा इपिडिडाइमस कहा जाता है। इस इपिडिडाइमिस के अंदर हम देखते हैं कि वासा इफरेंशिया नलिका उपस्थित होती है। आगे चल करके जब इपिडिडाइमिस से बाहर हम देखते हैं नलिका निकलती है तो वह वासा डिफरेंस नलिका कहलाती है। अब यदि हम इसी वृषण की संरचना को अनुप्रस्थ काट के रूप में देखें तो जैसा हमने देखा था वृषण के अंदर अनेक नलियां पाई जाती जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाती है। तो ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर हम देखते हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम लेयर पाई जाती है, जननिक एपिथेलियम, और बाहर की झिल्ली
मेम्ब्रेना प्रोपिया कहलाती है। अंदर वाली जो झिल्ली जर्मिनल एपिथेलियम रहती है उसमें कुछ बड़े आकार की कोशिकाएं भी उपस्थित होती है जो सर्टोली सेल कहलाती है। जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती है और विभाजित होकर के स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा वह शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ये शुक्राणु पोषण के लिए सर्टोली सेल में धसे हुए होते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं, अर्थात सर्टोली सेल निर्मित होने वाले स्पर्म को नरिशमेंट प्रदान करती है। वृषण के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अतिरिक्त जो खाली भाग होता है उसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिनमें मुख्य कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल या अंतराली कोशिकाएं कहलाती है। ये मेल हार्मोन या नर लैंगिक हार्मोन, जिसे मुख्य तौर पर टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, का स्राव करती है। यह हार्मोन नर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, अर्थात नर पुरुष में दाढ़ी मूछों का आना, आवाज का भारी होना, हड्डियों का लंबा तथा मजबूत होना, यह सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हम देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में, डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं में शुक्राणु होते हैं और वह परिपक्वता की ओर जाते हैं और पोषण लेने के लिए सर्टोली सेल पर जुड़े हुए रहते हैं। साथ ही कनेक्टिव सेल और ब्लड वेसल्स यहां पर पाई जाती है। डियर स्टूडेंट, देखिए वृषण के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की आंतरिक भित्ति जो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है, उससे विभाजन द्वारा अनेक प्राइमरी जर्म सेल का निर्माण होता है। ये प्राइमरी जर्म सेल लगातार डिवाइड होते हुए अनेक कोशिकाओं को बनाती है। ये कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनियम कहलाती है। ये स्पर्मेटोगोनियम द्विगुणित होती है तथा इनके बनने की यह प्रक्रिया गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाती है। अब हम देखते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया बनी हुई हैं, ये भोज्य पदार्थों को एकत्रित कर अपने आकार को कई गुना बढ़ा लेती है। इन कोशिकाओं को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है तथा इस अवस्था को ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था कहा जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब विभाजन प्रावस्था में प्रवेश करती है, जिसे हम परिपक्वन प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। परिपक्वन प्रावस्था में हम देखते हैं 2 बार विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पहला विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं बनती है जो अगुणित या हैप्लॉइड होती है। बाद में इन दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जो द्वितीयक परिपक्वन विभाजन को प्रदर्शित करती है। फलस्वरूप 4 गोलाकार कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें स्पर्मेटिड कहा जाता है। बाद में इन्हीं स्पर्मेटिड में कायांतरण प्रक्रिया संपन्न होती है और 4 स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह पहली अवस्था जिसे हम गुणन प्रावस्था कहा है, यह दूसरी अवस्था है जिसे हम ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था कह रहे हैं, और जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, ये हमारी तीसरी प्रावस्था है जिसे हम मैच्योरेशन फेज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार शुक्राणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो डियर स्टूडेंट, यह थी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो टेस्टिस के अंदर संपन्न होती है। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।